ठीक है, या फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब एग्जाम में इससे बेसिकली दो ही सवाल आते हैं। ये टॉपिक कल का ही है, कल मुझे लग रहा था थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए मैंने इसको कराया नहीं, ये छोटा टॉपिक है। एग्जाम में इससे दो चीज़ें आएंगी, एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहली बात तो एजियोट्रोप वर्ड का मतलब क्या होता है। तो ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है बॉइलिंग विदाउट चेंज। बॉइलिंग विदाउट चेंज लिखिए, इस वर्ड का मतलब क्या है, बॉइलिंग विदाउट चेंज। ठीक, अब देखो, अब पहली बात, ये सिर्फ किसके लिए होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो लिख लो, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉट फॉर आइडियल सोल्यूशन। अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक, देखिए पहले हम नॉर्मल सॉल्यूशन से इसको कंपेयर करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भाई नॉर्मल सॉल्यूशन कैसा होता था और एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन कैसा होता है। नॉर्मल सॉल्यूशन में याद करो, एक्स ए जो है वो वाई ए के इक्वल नहीं होता था। याद करो कोनोकॉफ लॉ, जो ज्यादा वोलेटाइल होता था उसका वाई ए ज्यादा होता था। याद करो, रिमेंबर, जो ज्यादा वोलेटाइल होता था, जो ज्यादा वोलेटाइल होता था, सपोज ए, उसका वाई ए ज्यादा होता था किससे, एक्स ए से। और जो लेस वोलेटाइल होता था, ये मान लो ज्यादा वोलेटाइल है, ये लेस वोलेटाइल है, तो ये होता था। याद करो, तो ये इक्वल नहीं होते थे। लेकिन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यही सब वो प्रॉपर्टी पूछेगा कि बताओ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन में क्या होता है। तो नॉर्मल सॉल्यूशन में ये होता है, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन में हम क्या बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इन गैसियस एज वेल एज, मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर। इस चैप्टर में वेपर ही वर्ड यूज करना, गैसियस मत यूज करना। इन वेपर स्टेट एज वेल एज लिक्विड स्टेट आर सेम। ठीक है, इसमें दोनों सेम है, इसमें अलग अलग होते हैं। ठीक, अब याद करो, इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, इट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, ये लगातार चेंज करता जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स से एक्स भी बदलता जाता था। देखो कलम ने एक ग्राफ नहीं किया था, ये देखिए कलम ने ये ग्राफ किया था कि जैसे जैसे बॉयल होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, एक्स से एक्स भी बदलता चला जाएगा, क्योंकि जो मोर वोलेटाइल है वो ज्यादा जाएगा तो वो नीचे कम बचेगा, तो लेस वोलेटाइल है वो ऊपर ज्यादा जाएगा तो वो नीचे ज्यादा बचेगा। मतलब ये है कि एक्स से एक्स भी नीचे चेंज होता जाएगा। तो खुद देखो, इधर जाने पर एक्स से चेंज हो रहा है तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन चेंज हो रहा है, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन चेंज होता जा रहा है। प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अगर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर अगर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसपे वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, ठीक। तो अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया था तो मैंने कहा था इसको याद कर लो,
कोई इस पे तुमको पकड़ के ये नहीं बोलेगा कि भाई हमें समझाओ। तो इसका याद रखो, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट फिट, इट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली बिकॉज XA and XB changes continuously during boiling. ठीक है, अब याद करो। ठीक, XA क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। XB क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इसमें देखो इसका क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है। ठीक, इट बॉइल्स लाइक अ प्योर लिक्विड। इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। ये कैसे बॉईल करता है? प्योर लिक्विड की तरह। ठीक है ना, नाम ही है एजियोट्रोप, बॉइलिंग विदाउट चेंज। क्यों? क्योंकि इसमें XA XB चेंज ही नहीं होता, क्योंकि XA हमेशा YA से, तो जितना XA जाएगा उतना ही XB जाएगा। इसमें क्या है, XA क्यों है? क्योंकि XA XB डज नॉट चेंज ड्यूरिंग बॉइलिंग। और ये चेंज क्यों नहीं होता? इस वजह से। क्यों चेंज नहीं होता? बट अभी समझ लो, लिखना नहीं, क्योंकि XA इक्वल टू YA है, XB इक्वल टू YB, यानी जितना, क्योंकि जितना XA जाएगा उतना ही XB जाएगा। इसमें अलग अलग जाते थे। अगर नहीं समझ में आए तो याद कर लो। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास कंसेप्ट है नहीं कि न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। तीसरा, इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे भाई? ये याद कर लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? कुछ होता है डिस्टिलेशन। जिन्होंने जेई वालों को मैंने कराया था, जो कहा था कि मेडिकल वालों को याद कर लो बस। जेई वालों को मैंने कराया भी था कंसेप्ट कि ये कैसे, एक सवाल कराया था। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये होता है इसमें। और मेडिकल वाले क्या करेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन का एक पार्ट। अगर आपको डिस्टिलेशन पढ़ाया गया है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर आपको वो भी नहीं आता कोई बात नहीं, बस ये याद कर लो। और इट्स कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसा क्यों? सब कुछ जो इसमें कारण है, अगर आपको नहीं समझ में, एक चीज याद रखो, ये देखो, अब इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं। इतना बड़ा बड़ा लिखा, इसको एकदम शॉर्ट में कर देता हूं मैं, रुकिए। देखो, नॉर्मल सॉल्यूशन, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। देखो पहला पॉइंट, नॉर्मल सॉल्यूशन में क्या होता है? ये दोनों इक्वल नहीं होते। XA इज नॉट इक्वल टू YA, XB इज नॉट इक्वल टू YB। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन में क्या होता है? दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। ये क्या करता है? चेंजेस। ये क्या है? बॉइल्स लाइक प्योर लिक्विड, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है? फिक्स्ड। और अगर कोई पूछे रीजन क्या है, तो रीजन हमेशा यही देना है। ये हो गया हर चीज का रीजन है। एजियोट्रोप में जो भी होता है ये उसका रीजन है। तीसरा, इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन कर सकते हैं।
और इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन हमेशा यही देना है बस। ये है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे ये गेस करके बताओ कि एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। भाई दो टाइप। ये किसके लिए वैलिड है? नॉन आइडियल के लिए। और नॉन आइडियल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक पॉजिटिव डिविएशन और एक निगेटिव डिविएशन। तो ये भी कितने टाइप का होगा भाई? दो टाइप का, एक पॉजिटिव डिविएशन वाले के लिए और एक निगेटिव डिविएशन वाले के लिए। तो लिखो, ये हो गया। तो कोई डेफिनेशन अगर पूछे एजियोट्रोप की तो क्या लिखोगे इंग्लिश में? पहली बात कि इट इज अ सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड एंड वेपर स्टेट आर सेम, hence it boils like a pure liquid, its boiling point is fixed and its component cannot be separated by fractional distillation। तो चलो भाई बोर्ड्स के लिए हम डेफिनेशन लिखते हैं, यही पॉइंट्स को इंग्लिश में लिखते हैं। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, लिखो, it is a type of non-ideal solution, it is a type of non-ideal solution in which mole fraction in liquid and vapor state are same. It is a type of non-ideal solution in which mole fraction in liquid and vapor state, mole fraction of components, mole fraction of its components in liquid and vapor state are same. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट इन लिक्विड एंड वेपर स्टेट आर सेम। ठीक, आगे लिखो, सो इट बॉइल्स लाइक अ प्योर लिक्विड, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। फिर पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिखो फिर से कि सो इट्स कंपोनेंट्स कैन ऑल्सो बी नॉट, so its components also cannot be separated by fractional distillation। it is of two types, एक पॉजिटिव डिविएशन में होगा, तो पॉजिटिव डिविएशन वाले का नाम क्या होता है? लिखो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। दूसरा नेगेटिव डेविएशन में होगा, तो लिखो इसके लिए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ठीक, अब देखो मिनिमम वाला देखते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। अब देखिए, याद करिए ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ मैं बना रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं केवल काम की चीज बनाऊंगा, कचरा हो जाएगा बिल्कुल। देखिए, ये था पी आइडियल सॉल्यूशन। मैं ये वाली लाइनें यार नहीं बनाना चाहता हूँ, ये देखो इससे गंदगी हो जाती है। और ये देखो, ठीक है, चलिए बहुत हल्की बनाइए, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं। तो ये देखो, ये क्या था? पॉजिटिव डिविएशन वाला। ठीक, अब यहां देखो, x से 0 से 1, x भी 1 से 0। तो अब ये वैल्यू कितनी होगी? PV0। ये वैल्यू कितनी होगी? PA0। ठीक,
तो देखो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, हाईएस्ट वेपर प्रेशर है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर, ये यहां पर जो XA XB होगा ये क्या बनेगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर यहां पर। अब समझो ये पॉइंट पर क्या बन गया है, एजियोट्रोप। ठीक है, यहां पर क्या है, वेपर प्रेशर हाईएस्ट है, ये हो गया पी सॉल्यूशन, और ये क्या था, पी आइडियल। ठीक, अब देखो कि पहले लिखो इंग्लिश, फिर समझाता हूं, फिर से लिखो इंग्लिश। चाहो तो इंग्लिश लिखने के बाद ये डायग्राम बड़ा सा बना लेना। देखो, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन, in case of non-ideal solution with positive deviation, in case of non-ideal solution with positive deviation, there is one such solution, there is one such solution with intermediate, there is one such solution with intermediate composition, where the vapor pressure is highest and boiling point is lowest. Where the vapor pressure is highest and boiling point is lowest as compared to other components, as compared to other composition of same solution, then it is called minimum boiling point azeotrope. ठीक है, अब देखो इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर अगर हाईएस्ट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोएस्ट। वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोएस्ट। ठीक, ठीक है। अब जैसे ये डायग्राम बनाइए, ये सब लिखिए। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, ठीक है। जैसे इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, ये बनाता है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन अगर इथाइल अल्कोहल 95.37% हो और वाटर हो 4.67% बाई वेट। ठीक है, अगर ये दोनों कंपोनेंट्स को इस रेशियो में मिक्स करेंगे, अगर ये दोनों कंपोनेंट्स को इस रेशियो में मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, एजियोट्रोप। लिखो, इफ दीज टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड in this ratio, if these two components are mixed in this ratio, then solution will be azeotrope. ठीक, अब ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, तो नॉर्मल सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों के बीच में होता है, लेकिन इसका क्या होगा, दोनों से कम होगा। स्टार बना के लिखो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप विल बी लेस देन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप विल बी लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
boiling point of pure azeotrope will be less than the boiling point of both the components. ये देखो, ये इसका है, ये इसका है, तो सॉल्यूशन का कितना है देखो 351.15। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे कम। सबसे कम क्यों है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ठीक है, ये लिख लीजिए। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये जो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन होता है उसके लिए कंपोजिशन बहुत ही फिक्स्ड होता है, यानी इसके अलावा आपने कंपोजिशन में कोई भी चेंज किया, यानी अगर इसको 95.35 भी कर दिया 37 की बजाय, तो ये एजियोट्रोप नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो लिख लो चाहो तो कि इफ अबव कंपोजिशन इज चेंज्ड देन एजियोट्रोप विल नॉट फॉर्म। If above composition is changed, then azeotrope will not be formed. ठीक है, अब एक पॉइंट और लिखो, देखो बोर्ड में अगर ये आए तो ये पूरा लिखना, उसके बाद ये टेबल भी बना देना, ये वाला। अगर आपको लग रहा टाइम कम है तो ये छोटा वाला बना देना, अगर टाइम ज़्यादा है तो इस तरीके से बना देना। तो लिख लो बोर्ड में ये सब लिखने के बाद वो एजियोट्रोप वर्सेस नॉर्मल सॉल्यूशन का टेबल भी बना देंगे। लिख लो बोर्ड में ये सब लिखने के बाद एजियोट्रोप वर्सेस नॉर्मल सॉल्यूशन का टेबल भी बना देंगे। ठीक, अब देखो टाइप 2। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। अब देखो इसमें वही बात है, ये किसमें बनेगा, नेगेटिव डिविएशन वाले में। ये देखो सपोज ये पी आइडियल है, नेगेटिव डिविएशन क्या होगा, इससे नीचे, ये देखो ये आएगा। तो देखो यहां पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा, मिनिमम हो रहा भाई। ये क्या होगा, पी ए नॉट, ये क्या होगा, पी बी नॉट। ठीक, तो अब यहां पर देखो वेपर प्रेशर लोएस्ट है, तो यहां पर क्या बन गया, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। कैसा, इस एक्स ए एक्स बी पर, ये जो एक्स ए और एक्स बी है, यहां पर ये क्या बन गया, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। चाहो तो ये फालतू वाली लाइनें दिखानी है तो दिखा दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये देखो, ये देखो बोर्ड में दिखा देना बहुत हल्के हाथ से। ये देखिए कितने हल्के हाथ से बनाई मैंने ये तीनों लाइनें। ठीक है, और ये क्या है, पी सॉल्यूशन। तो बस, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किस में बनेगा, नेगेटिव डिविएशन में। ठीक है ना, जैसे इसमें आपको समझाया था भाई, देखो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इसमें वेपर प्रेशर लोएस्ट है तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। ठीक, लिखो भाई, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये लिख लो, फिर लिखो in case of non-ideal solution with negative deviation, in case of non-ideal solution with negative deviation,
there is one such solution at intermediate composition. There is one such solution at intermediate composition which has lowest vapor pressure and highest boiling point. As compared to other solutions of same component with different composition. Other solutions of same component with different composition. Full stop. This is known as minimum boiling point azeotrope. ये डायग्राम बनाइए. फिर देखिए एग्जाम्पल. जैसे HCl प्लस वाटर, तो ये 20.3% है, ये 79.7% है. तो इसी स्टाइल में लिखा देता हूं. अगर ये इतने परसेंट बाई वेट है तो ये क्या बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप. अब जैसे इसमें लिखा था वैसे इसमें फिर से लिख लो. ये एग्जाम्पल हो गया. इसके बाद लिखो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन इज मोर देन boiling point of both the components. देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा. ठीक है ना. इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा है. ठीक. तो बस वही बात. फिर इसमें भी वही लिख लेना जो पिछली बार लिखा था कि कंपोजिशन फिक्स्ड होना चाहिए. अब फिर से देखो, हमने पॉजिटिव डिविएशन वाला क्या देखा, देखना. ये वेपर प्रेशर, ये डायग्राम, ये पी सॉल्यूशन, ये हाईएस्ट है. तो यहां पर क्या बन जाएगा, एजियोट्रोप. ये x से 0 से 1, ये xb 1 से 0. ठीक. ठीक है भाई. ये तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का था. अगर मान लो हम बॉइलिंग पॉइंट का बनाएं तब कैसा बनेगा बताओ, देखने में गेस करो. सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर. ये देखो, तो जैसे ये ऊपर है वैसे इसको उल्टा बना देंगे नीचे की साइड. ये देखो, बस इसको ऐसा उल्टा ऐसा है, इसको पलट के यूं कर देंगे बस. तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन है. यहां पर क्या बन रहा है, एजियोट्रोप. ठीक. नेगेटिव डिविएशन, ये देखो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन. ग्राफ यू बनता है वेपर प्रेशर का, इसमें यहां पर क्या बन जाता है, एजियोट्रोप. ठीक. पॉजिटिव डिविएशन में क्या बनता है, वेपर प्रेशर. पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम. नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. देखो ये ग्राफ फिर कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा. फिर इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, एजियोट्रोप.
ठीक है, तो ये हो गए ग्राफ। बोर्ड में क्या करना, इसके साथ ये वाला ग्राफ भी बना देना, ठीक है ना, इसके साथ ये वाला भी बना देना तो और अच्छा लगेगा। ये वेपर प्रेशर नहीं है, सॉरी, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ये हो गया आपका पार्ट 1 खत्म। अब आप क्या करेंगे, तो इसका ये पार्ट 1 नहीं, सॉरी पार्ट 2 था। तो अब आप इसकी क्या करेंगे, असाइनमेंट कर लेंगे पार्ट 2 की। ठीक है, असाइनमेंट मैं भेज दूंगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे पहले पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 का यूज पार्ट 2 में बहुत ज्यादा होता है। तो पार्ट 1 अब हम करेंगे मोल कंसेप्ट के कुछ पार्ट। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे वीडियो को मिस ना करें। बच्चे ये ना सोचें कि ये तो भाई हमारा पढ़ा हुआ है 11th में, तो हमें आता है। बेटा जैसे मैंने बोला था 11th में मोल कंसेप्ट धीमे धीमे आएगा, उसका मेन कारण ये भी बोला, उसका मेन कारण ये भी होता है कि इस समय वो रिवाइज होता है। तो उसके 3 से 4 लेक्चर आएंगे मोल कंसेप्ट के। जब पढ़ाया था तब तो बहुत ज़्यादा थे, अभी हमें मोल कंसेप्ट के केवल 3 से 4 लेक्चर करने हैं, और वही लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट हैं पूरे मोल कंसेप्ट में। तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें बिल्कुल भी फास्ट करके नहीं देखेंगे। पहली बात तो अगर आप कभी भी कोई भी वीडियो मेरा स्पीड बढ़ा के देखते हो तो आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और इतना पछताओगे बाद में कि मैं क्या बताऊं। बहुत बच्चे आंसुओं से रोए हैं लिटरली मेरे पास, जो आपसे 1 साल सीनियर हैं, जिन्होंने इस तरीके की हरकतें की हैं। बाकी आपकी मर्जी है, वो भी स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखते थे या लिखते नहीं थे, तो इतना रोए हैं और परसेंटाइल उनका 70-80 आया है, 70-80-90। तो बहुत बच्चे परेशान रहे हैं। तो आपकी मर्जी है आप किस तरीके से करते हैं, मेरी यही सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है भाई, तो अब हम करेंगे मोल कंसेप्ट। देखिए कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। पहला हमने पढ़ा था मोलैरिटी। मोलैरिटी डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, इन लीटर्स। सॉल्यूशन का वॉल्यूम यानी सॉल्यूशन होता क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जनरली सॉल्वेंट को मानते हैं कि भाई लिक्विड स्टेट में है, और सॉल्यूट को नॉर्मली सॉलिड मानते हैं। नॉर्मली कई लोग बच्चों को ये भी लगता है कि सॉल्यूट सॉलिड ही होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो मिल्क है, दूध में तुम पानी मिलाओ, ठीक है, या चाय बनाते हो तो जैसे पानी डाला आपने, फिर आपने दूध डाला, तो देखो दोनों का, ये पानी ये दूध मिक्स हो गया, तो इसमें सॉल्वेंट क्या था, वाटर, सॉल्यूट क्या था, मान लीजिए मिल्क, समझे ना। तो मिल्क प्लस वाटर मिलके क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो इस केस में मिल्क का भी वॉल्यूम होगा, वाटर का भी वॉल्यूम होगा। तो सॉल्यूट ये ध्यान रखना, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन गैस के सॉल्यूशन अभी हमें नहीं करने। दूसरा आज हम पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा टफ है, आज हमें टफ वाले पढ़ने हैं। मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, स्मॉल m। ठीक है, लिखो मोलैरिटी क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, ये क्या है, 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, इंग्लिश में लिखो, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको स्मॉल m से दिखाते हैं, ध्यान रखना। लिखो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट in 1 kg solvent, in 1 kg solvent। ठीक, फॉर्मूला लिखो, और हिंदी में अगर लिखें कि 1 किलो सॉल्वेंट में, ध्यान रखना जनरली पूरी केमिस्ट्री में जब भी हम कंसंट्रेशन और सोल्यूशन डील करते हैं तो नीचे नॉर्मली सॉल्यूशन होता है, लेकिन बस मोलैलिटी में क्या है, नीचे क्या होता है, सॉल्वेंट। मोलैलिटी में क्या डिफाइन करते हैं, सॉल्वेंट के बेसिस पे। तो लिखो 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स सॉल्यूट के हैं, 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स सॉल्यूट के हैं, वही मोलैलिटी होती है।
1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सोल्यूट के हैं, वही मोलैलिटी होती है। मोलैलिटी क्या होती है, देखो, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक, यानी मोल्स अपॉन वेट इन केजी। ये किसके हैं, सोल्यूट के। वेट इन केजी, ये किसका ध्यान रखना, सॉल्वेंट का, ठीक। अब इसको ये भी लिख सकते हो, अगर ग्राम में लिखोगे तो इनटू क्या करोगे, 1000, ठीक है, ठीक। इसका मतलब क्या, फिर से लिख लो। फॉर एग्जाम्पल सपोज लिखो इट इज डिनोट, पहले लिखो इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। इट इज डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। अब देखो क्वेश्चन, अब मुझे याद नहीं कितने करा दिए थे मैंने, तो मैं अपने मन से नंबर ले रहा हूँ 45। अगर क्लास होती तो मैं आपसे पूछ लेता कि भाई कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो मैं रैंडम 45 ले रहा हूँ, इसी के आसपास होगा। अपनी कॉपी में देख लो, जो पिछला क्वेश्चन नंबर उसके आगे चालू कर दो। लिखो 360 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 360 gram glucose is dissolved in 500 gram water. What is the molality of solution? देखो भाई, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है, मोल्स अपॉन वेट इन ग्राम अगर लिखोगे तो इनटू 1000। अब मोल्स कितने होते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आपको बताया 180 होता है, ठीक है। तो मोल्स क्या होते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, अपॉन वेट इन ग्राम। 500 ग्राम है इंटू 1000, ये कटा 2 टाइम्स, ये कटा 2 टाइम्स, तो 2/2 हो गया, नहीं सॉरी, ये हो गया 360/180 इंटू 2, तो ये 2, तो कितना हो गया 4। तो हम क्या बोलेंगे कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 4। देखो लिखने का तरीका क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 4, या ऐसे लिखेंगे कि सॉल्यूशन इज 4m। m क्या बनाएंगे, स्मॉल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिक्स ग्राम यूरिया 6 ग्राम यूरिया is dissolved in 6 gram urea is dissolved in 200 ml water. Find out the molality of solution.
भाई पॉज करके 1-2 मिनट ट्राई करो, फिर आगे बढ़ो। देखो भाई सॉल्यूशन, पहले तो मोलैलिटी होती क्या है, मोल्स अपॉन वेट। वेट किसका, सॉल्वेंट का। वेट किसका लेना होता है, सॉल्वेंट का। यहां पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर, लेकिन वाटर का क्या दिया है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज गिवन, चाहिए क्या, वेट। ठीक है, वॉल्यूम इज गिवन तो क्या चाहिए, वेट। तो फिर क्या करोगे, डेंसिटी लेके आओगे। डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, जनरली केमिस्ट्री में हम ये ग्राम में लेते हैं, तो अगर वेट ग्राम में चाहिए तो डेंसिटी किस में जनरली लेते हैं, ग्राम पर ml में, और वॉल्यूम भी जनरली किस में लेते हैं, ml में। ये नॉर्मली ऐसा करते हैं, खुद देखो ml से ml कट जाएगा तो इधर ग्राम इधर ग्राम। ठीक, तो सर एक बात बताओ, अब हम इसको कैसे करेंगे। 200 ml वाटर है, ध्यान से सुनना, इसमें हमने क्या किया, 6 ग्राम यूरिया डाल दिया। तो डेंसिटी तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब दो चीजें हो सकती हैं, नोट लिखो कि वेट निकालने के लिए हमें डेंसिटी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर डेंसिटी नहीं दी है, भाई एक सेकेंड रुको 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 रुको, सॉरी, ये है। अब ये बताओ, ये वॉल्यूम किसका गिवन है यहां पर, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का गिवन है ना, वाटर सॉल्वेंट है। अब वाटर की डेंसिटी क्या होती है, खुद बताओ। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या हुआ, वेट इन ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम इन ml। तो ये कट गया, ये ग्राम से ग्राम कट गया। मतलब क्या है कि अगर 200 ग्राम 200 ml वाटर का वेट कितना होगा, 200 ग्राम। 100 ml वाटर का वेट कितना होगा, 100 ग्राम। 500 ml वाटर का वेट कितना होगा, 500 ग्राम। 1000 ml वाटर का वेट कितना होगा, 1000 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, वाटर की डेंसिटी इतनी है, ये। तो अब देखो, वाटर का वॉल्यूम 200 ml दिया था, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, यानी वाटर 200 ग्राम। तो बस, तो फिर मोलैलिटी कितनी हो गई, खुद बताओ। मोल्स, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60। तो मोल्स क्या हो गए, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, 200 ग्राम। ग्राम में तो इंटू क्या करेंगे, 1000, ये 5, ये 1/10। तो ये कितना आ गया, 5/10। तो कितना आ गया, 0.5। तो मोलैलिटी कितनी आ गई, 0.5। ठीक है ना। ये ध्यान रखना, यहां पर ये मैंने इतनी आसानी से क्यों निकाल लिया, ये मैंने इसलिए निकाल लिया क्योंकि यहां पर वाटर गिवन है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और वाटर की डेंसिटी कभी भी कोई देगा नहीं, यही मान के चलेगा कि आपको वाटर की डेंसिटी पता है। ठीक है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, Hmm. 98 ग्राम solution, 98 ग्राम H2SO4 is present in a solution
98 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, द टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन इज total weight of solution is 490 gram। What is the molality of the solution? अब देखो ये बड़ा ही सिंपल सवाल है भाई, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा खुद बताओ। वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा। अब मोलैलिटी हम क्या लिख देंगे बताओ, मोल्स किसके होते हैं, सॉल्यूट के, अपॉन वेट इन ग्राम इंटू 1000। तो ये वेट किसका होता है, ये वेट होता है सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं, खुद बताओ। ये वेट किसका होता है, सॉल्वेंट का। यहाँ जो 490 ग्राम दिया है, ये 490 ग्राम किसका वेट दिया है, सॉल्वेंट का दिया है कि सॉल्यूशन का दिया है। तो ये वेट किसका दिया है बेटा, सॉल्यूशन का वेट दिया है। लेकिन हमें चाहिए क्या, सॉल्वेंट का वेट। तो खुद देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 490 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 98 ग्राम, प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 490 इंटू -98। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 392 ग्राम, समझे ना। तो बस फिर मोलैलिटी कितनी होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स क्या होंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98 होता है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 392 इंटू 1000, तो ये कितना हो गया 1000 अपॉन 392। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो गया। ठीक है, अब चीजें थोड़ी सी टफ की जाए। क्वेश्चन नंबर 48, a solution contains 9.8 gram H2SO4 dissolved in 400 gram water. Density of solution is 1.13 gram per ml. What is the molarity and molarity of the solution? करिए इसको पॉज करके, कम से कम 2-3 मिनट इस पे लगाइए, 5 मिनट। पाँच मिनट के लिए पॉज करिए, फिर देखिए इसको। देखो सबसे पहले मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। वेट सॉल्वेंट का किस में, ग्राम में, तो मोल्स कितने होंगे। ठीक, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सीधे सीधे दिया 400 इंटू 1000। ठीक, ये 0.1 आ गया, 0.1 इंटू 1000 100 अपॉन 400।
तो मोलैरिटी कितनी हो गई 0.25। ठीक, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। अब हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो जनरली इस प्रकार से सवाल देगा, दिया क्या है, डेंसिटी दी है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो डेंसिटी कितनी दी है 1.13 ग्राम पर ml। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा खुद बताओ भाई, वेट क्या होगा, सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये 400 सॉल्वेंट का वेट प्लस 9.8 ग्राम किसका वेट है, सॉल्यूट का, तो 400 9.8, ये देखो ग्राम में है, तो वॉल्यूम में किस में आएगा, एमएल में, तो वॉल्यूम कितना हो गया एमएल में, अपॉन 1.13। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। तो अगर मोलैरिटी निकालनी है, हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए भाई, डेंसिटी, तो ये हो गया। तो बस देख लो, भाई मोलैरिटी क्या होगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। मोल्स कितने हैं 0.1, वॉल्यूम इन ml कितना है 409.8 अपॉन 1.13 इंटू 1000, ये कितना हो गया 100 अपॉन 409.8 अपॉन 1.13, ये कितना हो गया 113 अपॉन 409.8। तो ये जो भी आंसर आया, एग्जाम में नॉर्मली ऐसा सवाल आएगा जिसमें इजी से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम, 6.3 ग्राम HNO3 is dissolved in 800 gram water. Density of solution is 1.2 gram per ml. Find out the molality as well as molarity of the solution. करिए, देखिए पहली बात तो दोनों के लिए मोल्स चाहिए, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 0.1। ठीक, अब मोलैलिटी चाहिए, तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000। तो वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में कितना है 800 ग्राम वाटर इंटू 1000, तो 100 अपॉन 800, तो 1/8। ठीक, अब मोलैरिटी क्या होगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां से निकालोगे,
तो फिर वही बात है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक, तो डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml। अब वेट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी 806.3 ग्राम अपॉन वॉल्यूम। अभी ml में, तो वॉल्यूम भी अपने आप किस में आएगा, ml में। तो वॉल्यूम कितना आ गया 806.3 अपॉन 1.2 ml, रख दो इसमें। तो मोलैरिटी कितनी हो गई, मोल्स, मोल्स कितने 0.1 अपॉन वॉल्यूम ये हो गया 100 अपॉन ठीक है। यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की, मोल्स पर लीटर या फिर मोलल। मोलैलिटी की क्या होती है, मोल्स पर केजी या फिर मोलल। ठीक, थोड़ा और टफ करते हैं इसको। क्वेश्चन लिखो, a solution contains 10.6 ग्राम Na2CO3, इस पे लिखे ना टफ। 10.6 ग्राम Na2CO3 dissolved in 250 ml solution. What is the molality as well as molarity of solution? Given density of solution is 1.05 ग्राम पर ml। देखिए इसको कम से कम 5-7 मिनट ट्राई करिए, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखिएगा। अब देखो इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है, ठीक है, तो मोलैरिटी आ रहा था। इसकी पहली बात, मोल्स कितने होंगे, मोल्स कितने होंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 10.6 अपॉन Na2CO3 का वेट 106, कितने हो गए 0.1। ठीक है, अब मोलैरिटी बड़ी आसानी से निकल आएगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम्स ऑफ सोल्यूशन कितना है 250 ml में इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा, मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 0.4। ठीक, अब हमें क्या निकालनी है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगी, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब एक बात बताओ, वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, अच्छा एक सेकेंड, अब देखो वेट ऑफ सोल्यूट हमें पता है कितना है 10.6 ग्राम। ठीक, ये हमें निकालना है। तो अगर हमें ये पता चल जाए किसी तरह वेट ऑफ सोल्यूशन, तो हमारा ये निकल आएगा। तो अब देखो वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे भाई, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होगी, वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी कितनी है 1.05, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा 250 ml। ठीक, तो 250 इंटू 1.05, $262.5।
ठीक है, ये हो गया वेट ऑफ सोल्यूशन, सॉरी ग्राम में। ठीक, तो बस फिर वही बात, ये चीज़ कि 262.5 इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 262.5 माइनस 10.6, टू 51.9 ग्राम। तो बस फिर मोलैलिटी क्या हो गई, मोल्स, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है 251.9 1000। क्वेश्चन, 6 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 750 ml सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। देखो सॉल्यूशन, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60, तो मोल्स कितने हो गए 6/60 इज इक्वल टू 0.1। मोलैरिटी बड़े आसानी से निकल आएगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ये कटा तो ये आया 100/75, 4/3 1.33। अब मोलैलिटी क्या होगी, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। ठीक है, अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, ये हमें चाहिए, मतलब हमें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वेट ऑफ सोल्यूट दिया है कि ठीक है। अब हमें निकालना वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक, तो वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात, डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट इन ग्राम कितना हो जाएगा भाई, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी सॉल्यूशन की 1.1, वॉल्यूम कितना है 750, ये हो जाएगा 825 ml। ठीक, फिर मैं गलत लिख रहा हूँ 825 ग्राम। तो बस फिर मोलैलिटी कितनी होगी 0.1/825 इंटू 1000, तो 100/825। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारी मोलैलिटी। अब हम अगला देखेंगे जो कि आपको अभी टफ लगेगा और पूरी केमिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। सबसे नंबर 1 मोलैरिटी यूज होगा, नंबर 2 नॉर्मेलिटी और नंबर 3 मोलैरिटी, नंबर 4 पे ये। अब हम ये करने जा रहे हैं, शुरू में आपको टफ लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा,
समझ में आएगा ये आपको, इसकी फील आएगी नेक्स्ट चैप्टर में, अभी फील नहीं आएगी, आपको लगेगा मैथमेटिकली कुछ कर रहे हैं। तो फिर ये हमने कितने करे अभी तक? 2 ही करे ना, नहीं 3 कर चुके हैं, स्ट्रेंथ भी कर चुके हैं। हेडिंग डालो 4th, नॉर्मेलिटी। ठीक, अब देखो ये शुरू में कम समझ में आएगा, अभी हमें केवल मैथमेटिकली करना है इसको। ठीक है, हमें ये नहीं समझना है अभी कि ये है क्या बेसिकली। ठीक है, अभी हमें ये समझना है कि कैसे करना है। तो देखो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इन वन लीटर सोल्यूशन। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन, मोलैरिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक, अब सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज है? ठीक है, तो अभी हम आते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन, सॉरी नॉर्मेलिटी था ये, नॉर्मेलिटी, सॉरी गलत लिख दिया ना, नॉर्मेलिटी। तो लिखो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखिए इसकी। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। चलिए ये क्या चीज होती है अभी बताता हूं, पहले लिखो। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अभी देखो हम ये करेंगे, इसकी फील आपको बाद में दिलाऊंगा कि ये ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, लेकिन अभी पहले में प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि फील आए ना आए वहां पे एग्जाम में सवाल करना है, वो प्रैक्टिस से ही होगा। फील आ गई तब भी सवाल नहीं कर पाओगे, समझे ना। फील केवल फील गुड के लिए है कि अंडरस्टैंडिंग, हाँ भाई हमें समझ में आएगी ये है क्या चीज। It is the gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution. तो नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किसमें? लीटर में। लीटर में नहीं, ml में कर दो, इंटू 1000। ठीक, तो नॉर्मेलिटी क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ठीक, याद रखना मोलैरिटी क्या है? मोल्स ठीक, लिखो। सर ये मतलब क्या होगा? देखो इधर समझाता हूँ। मतलब तो नहीं, मैथमेटिकली पहले समझेंगे, मतलब इसकी फील हम करेंगे बाद में। देखो हम लिखते हैं ना मोल्स, या फिर क्या लिखते थे? ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल, क्या लिखते थे? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या फिर एटॉमिक वेट। इसी तरह जैसे ग्राम मॉलिक्यूल लिखते थे, उसी तरह एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट की आपने डेफिनेशन एक स्टैंडर्ड होगी, वो पढ़ी होगी बचपन में, वो समझ में आती नहीं है जनरली, कि जो 16 ग्राम ऑक्सीजन 35.5 ग्राम क्लोरीन, नहीं 8 ग्राम ऑक्सीजन 35.5 ग्राम क्लोरीन 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे, वो इक्विवेलेंट वेट है। वो डेफिनेशन हम बहुत बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं सवाल कैसे करना है। तो ग्राम, अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। चलिए एन फैक्टर क्या चीज है अभी बेटा देखते हैं, लेकिन एन फैक्टर अगर कोई एक चीज है
तो बताओ इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे अगर आपको कोई एन फैक्टर बता दे तो आप क्या निकाल लोगे? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे तो क्या निकाल लोगे? ग्राम इक्विवेलेंट। तो बताओ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया? वेट इन ग्राम। और इक्विवेलेंट वेट क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो फिर वही बात, ए अपॉन बी सी अपॉन डी। तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मोल्स। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट सिंपल क्या हो गया? एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। समझे ना? ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया? एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, एन फैक्टर क्या है सर? वो छोड़ो, वो निकालना सिखाता हूं, लेकिन अब रेस्ट ऑफ द लेक्चर में यही सिखाऊंगा कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर एन फैक्टर निकल आया तो हमारे क्या आ जाएंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। और अगर हमारे क्या आ गए? ग्राम इक्विवेलेंट, तो हमारा क्या आ जाएगा बताओ? सब कुछ आ जाएगा। इसी तरह देखो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या थी? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ठीक, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ठीक है, एन फैक्टर इंटू ये क्या है? मोलरिटी। ये देखो, तो सिंपली अगर हमें मोलरिटी निकालनी भी है तो हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मेलिटी निकालनी भी है तो मोलरिटी निकाल लो और क्या निकाल लो? एन फैक्टर। ठीक, तो एक बार फिर से फॉर्मूले समराइज कर देता हूं। ये सब लिखो और बगैर देखे इसको फिर से लिखने की कोशिश करो, अभी के अभी। ठीक है, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए जो अभी किया। ठीक है, मैं देखो समरी बना देता हूं। मोलरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ठीक, नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। तीसरा, नॉर्मेलिटी क्या होती है? एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। ठीक है, एन फैक्टर इंटू क्या होगी? मोलरिटी। ठीक, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, तो ये 4-5 बार प्रैक्टिस कर लो। तो यानी इस पूरे ये जो नई चीज आई नॉर्मेलिटी, सर इसमें नया क्या है? केवल और केवल एन फैक्टर। बाकी तो हम पढ़ ही चुके हैं। इसमें नई चीज क्या है? हमें केवल एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम रेस्ट ऑफ द लेक्चर में क्या करेंगे? हम केवल एक ही काम करेंगे, क्या? एन फैक्टर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखो पहला, एन फैक्टर फॉर एसिड। एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है? बेसिसिटी। ठीक है, एन फैक्टर फॉर एसिड क्या होता है? बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो लिखो बेसिसिटी ऑफ एसिड इज नंबर ऑफ H+ ions, number of H+ ions given by one molecule of acid.
मतलब क्या हुआ सर, देखो इधर जैसे HCl, H2SO4, HNO3, जैसे H3PO4, ठीक। मान लो इसका एक मॉलिक्यूल यहां पर कितने H प्लस दे रहा है, एक, तो हम क्या बोलेंगे, इस एसिड का N फैक्टर कितना है, 1। अब बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, N फैक्टर इंटू मोलरिटी। H2SO4 N फैक्टर कितना है 2, ठीक। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, N फैक्टर इंटू मोलरिटी। HNO3 कितने H प्लस देगा, 1, ठीक है। तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1, नॉर्मेलिटी 1 इंटू मोलरिटी। H3PO4 कितने H प्लस देगी, 3। N फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 3। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3, नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू मोलरिटी, ठीक है। तो बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाई, पता नहीं ये लिखाया था कि नहीं, गिवन बाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे H2SO4 यहां पर एक H2SO4 कितने H प्लस दे रहा है, 2, इसका N फैक्टर हुआ 2। लेकिन अगर सपोज H2SO4 इस तरह से ब्रेक हो तो ये एक कितने H प्लस दे रहा है, 1, तो इसका N फैक्टर कितना होगा, 1। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1, नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, 1 इंटू मोलरिटी, समझे ना। तो सर एक डाउट है, ये कैसे पता करेंगे कि अगर H2SO4 लिखा है तो ये एक H प्लस देगा कि 2 H प्लस देगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलेंगे ये जितने H प्लस हैं सब देगा। H3PO4 अभी आसान रखते हैं, तो ये 3 H प्लस हैं तो 3 देगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एक लिखो नोट, पहले नोट 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। देखो H3PO4, ठीक, ये क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। H3PO3 ये क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड, ठीक। और H3PO2 ये क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक। अब ये देखो, अब ये इसकी बेसिसिटी क्या है समझना, ये मोनो H3, ये H3PO3 क्या होता है, H3PO2 सॉरी, H3PO4 क्या होता है, ट्राई बेसिक, यानी N फैक्टर कितना है, 3। H3PO3 क्या होता है, डाई बेसिक, यानी N फैक्टर कितना है, 2। H3PO2 क्या होता है, मोनो बेसिक, N फैक्टर है 1। कैसे याद रखेंगे सर, ये बड़ा सिंपल है। अरे 4 ऑक्सीजन है तो ट्राई बेसिक कर दो, ट्रिक, 4 से 1 कम, ये ट्रिक है। 3 ऑक्सीजन है तो 2 कर दो, 2 ऑक्सीजन है तो 1 कर दो, ठीक है। ऐसा क्यों सर, देखो लिखो, वही एसिड वही H प्लस देता है जो एसिडिक हो, एसिड वही H प्लस देता है जो एसिडिक H हो। तो सर एसिडिक H क्या होता है, लिखो आगे, एसिडिक H वो होता है जिसमें H जनरली ऑक्सीजन से जुड़ा हो। अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, एसिडिक H वो होता है जिसमें H जनरली ऑक्सीजन से जुड़ा हो, ठीक है। अब देखो फिर से इसी को, स्ट्रक्चर देखो H3PO4 का, ये देखो, ये क्या है, H3PO4, ठीक।
ये क्या है, H3PO2, सॉरी H3PO3 है ये देखो, ये क्या है, H3PO2। ठीक, तो अब इसमें देखो तीनों H किससे जुड़े हैं, ऑक्सीजन से, तो ये H रिमूव हो सकता है। ठीक है, वही H एसिडिक है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है अभी के लिए, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसका एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस दे सकता है, 3। अब इसमें देखो एक H किससे जुड़ा है, फॉस्फोरस से, तो ये H प्लस नहीं देगा। H प्लस कौन देगा, जिसमें किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से। तो इसका इन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। अब इसमें देख लो कितने H प्लस मिलेंगे, एक, क्योंकि एक ही H क्या है, किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, इन तीनों के अलावा अभी के लिए आप क्या करोगे, जितने H प्लस हैं उतने ही मान के चलोगे। ठीक, और अगर रिएक्शन दी है स्पेशली जैसे ये, तो इसमें तो हमें दिख ही रहा है कि एक ही H प्लस है, तो एन फैक्टर कितना लोगे, 1। ठीक, क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए थे, अरे यार कितने हो गए थे, 50 तो हुई, 51 हो गए थे, 52। फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस। Find out the normality and molarity of following solution. निकालो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। देखिए मैं एक कराता हूं, पहला वाला भाई, मोलैरिटी क्या होगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें सॉल्यूशन नहीं, वाटर दिया, सॉल्वेंट के बारे में ही दिया है, तो हम मान लेंगे कि इसको H2SO4 को डालने से कोई फर्क नहीं पड़ा वॉल्यूम में, तो बस ये 2 टाइम्स, ये कितना हो गया, 0.2 m। अब नॉर्मेलिटी क्या होगी, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। अब H2SO4 में एन फैक्टर कितना है, 2, तो 2 इंटू 0.2, ये हो गया 0.4। बी वाला करो, अब देखो 6.3 ग्राम HNO3, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा,
6.3 अपॉन 63 इज इक्वल टू 0.1। मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में तो बस 2 लीटर्स, ये हो गया। मोलैरिटी कितनी हो गई 1/20। नॉर्मलिटी कितनी होगी, HNO3 में कितना है, एन फैक्टर 1, 1/20, तो एन फैक्टर 1 है तो मोलैरिटी नॉर्मलिटी क्या हो गई, सेम। अगला करो। अब H3PO4 है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, 98 आता है। ठीक, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी। अब इसमें देखो 1 kg वाटर दिया है, लेकिन हमें क्या चाहिए मोलैरिटी के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पहली बात तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम, लेकिन इसमें सॉल्यूट को हम सॉलिड मान रहे हैं तो इसका कोई वॉल्यूम नहीं मान रहे। तो 1 kg वाटर है तो ये क्या हो जाएगा, 1 लीटर वाटर, तो मोल्स अपॉन 1 क्या होगा ये वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1 ही लीटर हो गया सीधे सीधे बस। तो मोलैरिटी कितनी हो गई 112/98। नॉर्मलिटी कितनी होगी, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, एन फैक्टर कितना है H3PO4 का 3, तो 3 इंटू 1/2/98। ठीक है। अब देखो डी वाला, 200 ग्राम H3PO3 इन 500 ml वाटर। तो फिर से पहली बात तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 82। ठीक, मोलैरिटी कितनी हो गई, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, तो ये हो गया 400/82। ठीक है, ये हो गई मोलैरिटी। अब नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी बताओ, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। एन फैक्टर H3PO3 का कितना है 2, मोलैरिटी कितनी है 400/82, ये कितना हो जाएगा 800/82, बस हो गया। तो देखो एन फैक्टर हमने निकालना सीखा किसका, एसिड का। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, उसकी बेसिसिटी। ठीक है, एक चीज और लिख लो, नोट 2, ये नीट में 2 या 3 बार आया है ये वाला नोट, जेई में भी आया है, मेंस में, एडवांस में, सब में आया है ये। ठीक है, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, डिटेल में इसको डील करेंगे जब एसिड बेस पढ़ेंगे। ठीक, अभी के लिए जान लो, लिख लो एक पॉइंट, बेसिसिटी ऑफ एसिड कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, basicity of acid can also be defined as number of OH minus accepted by one molecule of acid, number of OH minus accepted by 1 molecule of acid। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोबोरिक एसिड, H3BO3। H3BO3 क्या करता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, BOH होल थ्राइस, ऑर्थोबोरिक एसिड। ये क्या करता है, एक OH माइनस एक्सेप्ट करता है,
और ये क्या बन जाता है, BOH होल 4-। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये देखो, ठीक है। तो ये आपको रटना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक, यानी इसका एन फैक्टर कितना है, 1। मोनोबेसिक है, इसका एन फैक्टर कितना है, 1। ठीक है, तो ठीक है, ये इस लेक्चर का आधा पार्ट है, आधा पार्ट दूसरे वीडियो में रहेगा। ठीक है भाई, थैंक यू।